हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के सिलेबस का जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है हेल्थ साइंस, यानी कि स्वास्थ्य विज्ञान। तो आज के इस डिस्कशन में हम हेल्थ साइंस वाले सेक्शन को बहुत ही गहराई से डिस्कशन करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं द ऑफिसर्स पॉइंट में। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आयोग ने अब तक कोई भी ऑफिशियल सिलेबस जारी नहीं किया है। आप इस बात का ध्यान दीजिएगा। और मैं ये भी दावा नहीं कर रहा हूँ कि मैं आपके पास कहीं ना कहीं से एक ऑफिशियल सिलेबस लेके आ रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने पुराने बहुत सारे पेपर को एनालाइज किया है, स्पेशली एच ई ओ के 2005 वाले पेपर को डिटेल में एनालाइज किया है। उसके अलावा जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जिसमें स्क्रीनिंग टेस्ट प्लस इंटरव्यू होता है, उन पेपर्स को एनालाइज किया है और वहाँ से मैंने निष्कर्ष निकाला है कि यही आपका सिलेबस होने वाला है। और मैं इसकी भी गारंटी देता हूँ कि जब भी आयोग सिलेबस जारी करता है तो 80 to 90% जो पैटर्न है, जो सिलेबस है, वो यही रहने वाला है। और कम से कम इस टॉपिक में, इस वीडियो में मैंने जो भी पॉइंट मेंशन किया है सिलेबस से रिलेटेड, स्पेशली हेल्थ एंड साइंस का, वो 100% आना ही आना है। ये बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने मेंशन किया है। तो जब तक सिलेबस नहीं आता है तब तक आपको इसी के साथ स्टिक रहना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए, जब तक आयोग सिलेबस जारी करे तब तक बहुत देर हो जाए, आपके पास समय ही ना बचे और जो स्टूडेंट्स पहले से तैयारी कर रहे हैं वो बाजी मार ले जाएं। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि ये जो सेक्शन है, जो कैंडिडेट इस सेक्शन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि जो सेक्शन ए है और सेक्शन बी है वो हर एक कैंडिडेट का बढ़िया होता है, अच्छा होता है। अगर आपको बढ़त हासिल करनी है तो आपको हेल्थ साइंस वाला सेक्शन तैयार करना पड़ेगा। तो आइए इस सेक्शन में आगे बढ़ते हैं। तो इस पार्ट में जो सबसे पहला है, जो सबसे पहला पार्ट है वो है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, यानी कि मानव शरीर रचना और विज्ञान। अब एक बात समझिए कि आयोग नहीं चाहता है कि आप एक मेडिकल ऑफिसर बनो ये एग्ज़ाम देके। आयोग सिर्फ ये चाहता है कि आप HEO बनो, यानी हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर, जिसका काम क्या होता है? मरीज़ देखना, पेशेंट देखना नहीं। जिसका काम होता है कि हेल्थ रिलेटेड अवेयरनेस फैलाना, लोगों को जागरूक करना। आप कहीं HEO बन के गए हो और आपको पता ही नहीं है कि मलेरिया कैसे होता है, इसका रोकथाम क्या है, इसके कारण क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो आप HEO बनने लायक नहीं हो। इसलिए आयोग सिलेबस में वही टॉपिक्स, वही पॉइंट्स डालेगा, ऐसे ही प्रश्न पूछेगा जो HEO से रिलेटेड हो, इनके लिए ही हो, रेलेवेंट हो। क्लियर है? ठीक है। तो इस सेक्शन में आपको क्या पढ़ना है? आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है, यानी कि पाचन तंत्र। आपको पता होगा जितने भी इंपॉर्टेंट सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी में, जितने भी रचनाएं हैं, वो आपको कवर करना है। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। ऑक्सीजन का लेन देन कहाँ होता है बॉडी में? लंग्स में होता है, आपको पता होना चाहिए। ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम यानी क्या? कि रक्त संचार, रक्त वाहिनियों के बारे में आप यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा। हार्ट के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र, कितने न्यूरॉन्स हैं, कौन सी न्यूरॉन का फंक्शन क्या है, बहुत ही बेसिक जानकारी यहाँ पे आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि प्रजनन तंत्र। और लास्ट में एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि अंतस्रावी तंत्र। कौन से ग्लैंड यानी ग्रंथि से कौन सा एंजाइम निकलता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपको इतना ही जानकारी की ज़रूरत है, बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये रहा हमारा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वाला सेक्शन। आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा सेक्शन है वो है न्यूट्रिशन एंड बैलेंस डाइट, यानी कि पोषण और संतुलित आहार। इसके जो महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स है वो हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रोटीन यानी कि प्रोटीन के बारे में, यानी फैट्स यानी कि वसा के बारे में। और विटामिन्स, ये सबसे बढ़िया और सबसे मज़ेदार और सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन भी है। आयोग यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछता है और हर एक पेपर, आप कोई भी पेपर उठा के देखिएगा, वहाँ पे उस पेपर में इन सेक्शन से क्वेश्चन ज़रूर होते हैं कि विटामिन A, B, C, D, E के बारे में, कि किस विटामिन का क्या सोर्स है यानी कि स्रोत है, इसके एक डेफिशिएंसी यानी कमी से कौन सी बीमारियां होती है और इसे ठीक कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा मिनरल्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा। वाटर एंड रॉफेज के बारे में आपसे पूछा जाएगा। बैलेंस डाइट, एक संतुलित आहार कैसा होना चाहिए। दूध के बारे में पूछा जाएगा, दूध एक बहुत ही संतुलित आहार होता है, इसमें कौन सा मिनरल पाया जाता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि डेफिशिएंसी एंड डिजीजेस, यानी कि
कि विटामिन या मिनरल्स की कमी से होने वाले रोग। ये बहुत ही सामान्य जानकारी है, आपको ये इकट्ठा करना पड़ेगा। इसके अलावा जो अगला हमारा पार्ट है वो है कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, यानी कि संचारी और गैर संचारी रोग। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और एक फेवरेट टाइप है आयोग का। ये आयोग का एक फेवरेट टॉपिक है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, क्योंकि आपका काम ही यही होगा। अगर कोई कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, उनका रोकथाम कैसे करना है, उनके बारे में लोगों को जागरूक कैसे करना है, आपको यही चीज़ें जानने की ज़रूरत है और यही चीज़ें पूछी जाएगी एग्ज़ाम में। आइए देखते हैं। जो कम्युनिकेबल डिजीज़ यानी कि बैक्टीरियल डिजीज़, जो कि जीवाणु से होने वाली बीमारियां हैं, जैसे टीबी है, टाइफाइड है, इनके लक्षण क्या हैं, इनके रोकथाम के उपाय क्या हैं, इनके कारक क्या हैं। इसके अलावा वायरल डिजीज़ यानी कि विषाणु जनित रोग, जैसे कोविड-19, डेंगू एंड पोलियो, सेम इसके कारण, लक्षण और उपाय, रोकथाम के उपाय। इसके अलावा प्रोटोजोवन यानी कि प्रोटोजोआ जनित रोग, मलेरिया है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके रोकथाम के उपाय क्या हैं, कैसे होते हैं, कौन से मच्छर काटने से मलेरिया होता है, क्लियर है। फंगल इन्फेक्शन यानी कि कवक संक्रमण, इससे होने वाले रोग। और वेक्टर बोर्न डिजीज़ यानी क्या कि वाहक जनित रोग, जैसे कि मस्कीटोज, फ्लाइज यानी मच्छर वगैरह से कौन से रोग होते हैं, ये आपको जानने की ज़रूरत है। बहुत ही बेसिक, आपको भी पता होगा कि आपको ये एज अ जनरल ह्यूमन, एक सामान्य स्टूडेंट या छात्र होने के नाते भी कम से कम आपको इतना जानकारी होना ही चाहिए। तो आयोग भी आपसे यही एक्सपेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा नहीं। इसके बाद अगला है संचारी, यानी अगला है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ यानी कि गैर संचारी रोग, जिसमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ यानी कि जो हार्ट रिलेटेड बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कम हो जाता है, हार्ट अटैक से रिलेटेड बीमारियां, डायबिटीज़ के बारे में आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा अस्थमा, कैंसर और अनुवांशिक रोग यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में भी, ये भी एक बढ़िया टॉपिक है। इसके अलावा अगेन डेफिशिएंसी डिजीजेस, जैसे कि एनीमिया की कमी से कौन से रोग होते हैं, क्लियर है। उसके बाद मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन यानी क्या कि बीमारी के फैलने के माध्यम क्या है। पहले एयर यानी कि हवा के माध्यम से कौन सी बीमारियां फैलती है, वाटर के माध्यम से, पानी के माध्यम से, फूड अगर आपने खराब खाना खाया तो उससे कौन सी बीमारियां होती हैं। इसके अलावा हवा के माध्यम से कौन सी बीमारियां फैलती है। ये जनरल इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, आयोग आपसे इतना एक्सपेक्ट करता है। इसके अलावा जो अगला सेक्शन है वो है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसमें जितने भी राष्ट्रीय और राज्य स्तर के जितने भी स्वास्थ्य से रिलेटेड कार्यक्रम या स्कीम्स गवर्नमेंट जारी करता है, उस पर आपकी अच्छी पकड़ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एचईओ बनने के बाद में आपका ज़्यादातर काम जो टाइम है वो इन्हीं स्कीम्स पर गुजरेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च किया है तो आपको वो स्कीम जनता तक पहुंचाना है, उसकी प्लानिंग करनी है, उसको एग्जीक्यूट करना है कि आपके नीचे जो फौज है, आशा वर्कर्स है, जो एनएम वर्कर्स वगैरह हैं, ये किस तरीके से इस स्कीम को जनता तक पहुंचाएगी, ये आपका काम रहने वाला है। इसलिए ये भी काफ़ी बढ़िया सेक्शन है। और जितने भी टॉपिक मैं मेंशन कर रहा हूँ, ये सब टॉपिक डेफिनेटली आना ही आना है एग्ज़ाम में किसी भी हालत में। क्यों? क्योंकि इस पोजीशन का, इस पोस्ट का काम ही यही है। तो जाहिर सी बात है आयोग आपसे यही पूछेगा भी। आयोग नहीं आप चाहेगा कि आप डॉक्टर बन जाओ, आप मरीजों का इलाज करो। आपको हार्ट से रिलेटेड दवाइयाँ जानने की ज़रूरत है, क्या इंजेक्शन देने की ज़रूरत है पेशेंट को जिससे वो ठीक हो जाए, ये सब आयोग आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता है। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ दे आर इम्पॉर्टेंट, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ यानी कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, इसमें गर्भावस्था के समय देखभाल कैसे किया जाता है। इसके अलावा अस्पताल में प्रसव यानी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, क्योंकि ज़्यादातर जो पेशेंट होते हैं हॉस्पिटल में आते हैं ये इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के ही होते हैं, गर्भावस्था वाले ही होते हैं। इसके अलावा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आशा वर्कर की भूमिका क्या है, रोल क्या है। क्योंकि आपके अंडर में जितने भी आशा वर्कर हैं इनको आप ही डायरेक्ट करोगे कि इनका काम क्या होगा। घर घर जाके ये आप सर्वे करेंगी, जानकारी इकट्ठा करेंगी, फिर ये आपको भेजेंगे। आप क्या करोगे, इनका रिपोर्ट बनाओगे, या तो सीएमओ ऑफिस में या तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के पास आप रिपोर्ट करते हो। कभी कभी आपको लखनऊ भी रिपोर्ट भेजना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही क्लियर, सटीक
और अप टू डेट और सही होनी चाहिए, नहीं तो जिम्मेदारी आपकी होगी। इस वजह से आशा वर्कर के रोल के बारे में भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल यानी क्या कि टीकाकरण की सारिणी आपको पता होना चाहिए कि बर्थ के समय, जन्म के समय कौन सा टीका दिया जाना है, बीसीजी का, ओपीवी का कि हेपेटाइटिस बी का। इसके अलावा 6 से 10 और 14 सप्ताह में कौन सा टीका दिया जाना है, 9 से 12 महीने में, 16 से 24 महीने में, 5 से 6 साल में, और प्रेग्नेंट वेमेन को कौन सा टीका दिया जाना है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए। इसका कारण ये है कि अस्पताल में ये सारे टीके, ये सारे दवाइयाँ रखी रहती है। अगर आपको पता ही नहीं है कि इस दवाई का काम क्या है तो आप उसे मंगाओगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि ये स्टॉक में है या नहीं। इस वजह से आयोग चाहता है कि आपको इन चीज़ों के बारे में जानकारी अच्छी खासी होनी चाहिए। क्लियर है? तो कम से कम जितना मैंने आपको टॉपिक बताया, जितने मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, ये आपको तैयार करना ही पड़ेगा। ये शॉर्ट है, एग्जाम में आएगा। अगर आप प्रीवियस ईयर 2005 के क्वेश्चन पेपर भी उठा के देख लोगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। हाँ, मैं जल्दी ही 2005 के क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, स्पेशली हेल्थ एंड साइंस वाला सेक्शन, और धीरे धीरे करके मैं बाकी सेक्शन के लिए भी नोट्स बना के आपके साथ में शेयर करूँगा। और जल्द ही मैं लाइव क्लास भी शुरू करने वाला हूँ। देखिए, मैराथन क्लास लेने वगैरह से आपने देखा होगा कि आजकल कुछ नहीं हो रहा है, एक भी एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितना नोट्स पढ़ते हो, आप कितना किताबों से जुड़े रहते हो। क्लियर है? तो मैं आपके सामने नोट्स भी लेकर आऊँगा, नोट्स पे मेरा काम जारी है, मैं काम कर रहा हूँ और जल्दी आपके साथ में शेयर करूँगा। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम के माध्यम से, आप कमेंट के माध्यम से मेरे साथ जुड़ सकते हो। आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पे मैं सारे नोट्स वगैरह और ये PDF भी मैं वहाँ पर शेयर कर दूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।